Hello student, today we are start a new chapter number 9, Industrial Revolution, class 11, History. So start today's topic, मीनिंग एंड बैकग्राउंड। आज हम जो चैप्टर नंबर 9 है उसे शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। आज हम इसका अर्थ और इसका जो बैकग्राउंड यानी कि जो इसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द टर्म्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर जॉर्ज मिशेल इन फ्रांस एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन जर्मनी। जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो यूरोपियन जो विद्वान थे, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जिनमें फ्रांस के जॉर्ज मिशेल और जर्मनी के फ्रेडरिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। यानी कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस शब्द का इस्तेमाल यूरोप के स्कॉलर्स द्वारा किया गया था। इट रेफर टू द ग्रेट चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री when the production of goods by hand in the houses were replaced with the help of the machine in factories। यानी कि यह उद्योगों के क्षेत्र में महान परिवर्तन से संबंधित रखता है, जब कारखानों में मशीनों की सहायता से घरों में माल के उत्पादन को प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि जब पहले जो वस्तुओं का निर्माण जो हाथों से घरों में किया जाता था, अब उसके स्थान पर वस्तुओं का निर्माण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा किया जाता था। इसलिए ये जो चेंज आया, ये जो परिवर्तन आया, उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। अर्थात जहाँ पे पहले हैंड मेड जो गुड्स होती थी वो बनती थी, अब उनका स्थान जो गुड्स हैं वो मशीनों से फैक्ट्रियों में बनने लग गई। द transformations of industries and the economic in Britain between the 1780s and the 1850s is called the first industrial revolution। यानी कि 1780 से लेकर और 1850 के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था यानी कि जो उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इससे आशय ये है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी इन 1780s टू 1850s। यानी कि 1780 से लेकर और 1850 के बीच में जो भी इंडस्ट्री और इकोनॉमिक में जो भी बदलाव आए उसे हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। It was used for the first time in English by the philosopher and economist Arnold Toynbee 1852 to 1883 to describe the change that occurred in British industrial development between 1760 and 1820. These date connected with these of the right in जॉर्ज थर्ड। यानी कि जो आर्नोल्ड टॉयबिन थे, जो कि एक दार्शनिक और एक अर्थशास्त्री भी हुए थे, उनके द्वारा अंग्रेजी में पहली बार इसका उपयोग 1760 से लेकर और 1820 के बीच में ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया गया था। यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड है उसका सबसे पहले इंग्लिश में जो प्रयोग है वो आर्नल्ड टॉयबिन के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो 1780 है उससे लेकर और 1760 है उससे लेकर और 1820 के बीच में जितना भी जो इंग्लैंड है उसमें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था उसे
जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और यह जो शासनकाल है वो जॉर्ज थर्ड यानी कि जो जॉर्ज तृतीय थे उनके शासनकाल से मेल खाती है। अर्थात कह सकते हैं हम कि जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो जॉर्ज थर्ड के टाइम ऑफ पीरियड में हुआ था। It revolutionized its technique and organization of production in the late half of the 18th century। इसने 18वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध यानी 18वीं शताब्दी के बाद में तकनीकी और उत्पादन के संगठन में एक रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति ला दी, जिसके जो रीजंस थे यानी कि जो उसके कॉज थे वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट जो कॉज था वो था इकोनॉमी यानी कि आर्थिक कारण था। देयर वाज रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम द 1780s टू 1820 इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री। यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जो कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज थी उसमें एक जो उसके जो प्रोडक्शन था उसमें एक बहुत अच्छा विकास उसके अंदर हुआ। इन कोल माइन, इन द बिल्डिंग ए रोड एंड कैनल एंड द फॉरेन ट्रेड। सड़क और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में कोयला खदान में 1780 से लेकर 1780 से लेकर 1820 तक कपास यानी कि जो कॉटन है और जो आयरन है उसके जो उद्योग है उसके जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुई वो एक बहुत ही अधिक वृद्धि उसमें देखने को मिलती है, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि जो कोल और जो आयरन है वो इंडस्ट्रीज़ का बेस माना जाने लगा था। सेकंड इज़ पॉलिटिकल कॉज यानी कि जो राजनीतिक कारण थे। द सीरीज ऑफ incident occurred in British industrial development between 1760 and 1820. These date connected with this the reason of the जॉर्ज थर्ड जो 1860 से और जो 1760 से लेकर और 1820 में जो विकास दर हुई जो विकसित हुआ वो मोस्टली जो जॉर्ज थर्ड था उसके शासनकाल में ज़्यादा देखने को मिला। वाई ब्रिटेन यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो ब्रिटेन में ही क्यों हुई। इट हैज़ बीन politically stable since the 17th century, with England, Wales and Scotland unified under the monasteries। अगर हम देखें तो 17वीं शताब्दी के बाद से यह राजनीतिक रूप से स्थिर था, यानी कि जो इंग्लैंड था उसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और जो स्कॉटलैंड में एक ही राजशाही के तहत एकीकृत था। यानी कि जो इंग्लैंड है, वेल्स है और जो स्कॉटलैंड है उसमें एक ही मोनेचरीज यानी कि एक ही राजा इसमें शासन कर रहा था। दीज मेंट दैट द किंगडम ऑफ कॉमन लॉ, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में आम तरीके से जो कानून है, जो कॉमन लॉ है यानी कि एक ही कानून वहाँ पे चलता था। ए सिंगल करेंसी, एक ही मुद्रा वहाँ पे चलती थी। एंड मार्केट दैट वाज नॉट फर्गामेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज़, यानी कि जब ये तीनों ही क्षेत्र इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड थे, ये तीनों ही एक थे, इसलिए यहाँ पर कानून भी एक तरीके से कॉमन थे, एक ही मुद्रा चलती थी और एक ही बाज़ार था जो स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसको खंडित नहीं किया गया था। बिसाइड इंग्लैंड हैज़ ग्रेट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल मार्केट अंडर द कंट्रोल विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके अलावा इंग्लैंड के नियंत्रण में महान घरेलू
यानी कि और अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, यानी कि जो इंग्लैंड था उसके बहुत सारे कॉलोनाइज़र यानी कि जो उपनिवेश थे, जिसके कारण उसके पास डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट पे भी इंग्लैंड का एक अच्छा कंट्रोल हमें देखने को मिलता था। अंडर दिस कंट्रोल विच हेल्प इज़ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके कारण जो औद्योगिक विकास की जो शुरुआत है या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है।